पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में चुनाव की बयार है और बयार के पहले झंझावात है और झंझावात दोनों ओर है। इतना बड़ा तूफान खड़ा है कि पूछिए मत। लेकिन निश्चिंतता के भाव से एनडीए में कोई है तो वह नीतीश कुमार है। रूठे हुए चिराग पासवान हो, रूठे हुए जीतन राम मांझी हो, थोड़े उदास उपेंद्र कुशवाहा हो, समझे बीजेपी। नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में अपनी तैयारी में लगे हैं, जेडीयू की तैयारी में लगे हैं और वे निश्चिंत हैं क्योंकि यह जिम्मा बीजेपी का है। और देखिए, एनडीए के भीतर अब कविता की पंक्तियों में वार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। और चिराग पासवान ने क्या कहा, जीतन राम मांझी ने क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठे हुए हैं, पटना में चुनाव समिति की बैठक चल रही है बीजेपी की, और उधर महागठबंधन में भी बात नहीं बनी है। देखिए, जो लग रहा था कि आरएलजेपी पशुपति पारस की पार्टी से समझौता हो जाएगा, वह बातचीत टूट गई है। सूरजभान सिंह ने मुझसे बातचीत में कहा है कि चिराग पासवान के प्रत्येक उम्मीदवार को हराने के लिए चुनाव लड़ाया जाएगा, मतलब उनके मैदान में उम्मीदवार होंगे। अब यह कैसे, कौन सी रणनीति है, कहीं प्लान बी तो नहीं है, यह भी समझने की बात है। अन्य उम्मीदवार भी होंगे तो 2020 जैसा एक दृश्य और देखने को मिल रहा है। लेकिन महागठबंधन में जो मुकेश सहनी, जिनके बारे में खबर यह है कि वह अब 35 पर आ गए हैं, 35 से नीचे अब भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन माले कह रही है, माले जिद नहीं करती थी, लेकिन अब माले भी जिद कर रही है कि मुझे 30 सीटें चाहिए। और यह तो याद ही है, दीपांकर भट्टाचार्य ने लाइव सिटी के कॉन्क्लेव में ही कहा था कि विस्तार किया जाना है। जब हम विस्तारित होंगे, हमारी ताकत बनेगी, तब हम सरकार में शामिल होंगे। यदि महागठबंधन की सरकार बनती है, फिर गरीब वंचितों की हम सेवा कर पाएंगे, उनके लिए जो कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एनडीए की बात कर लें। चिराग पासवान रूठे हुए हैं। चिराग पासवान ने क्या लिखा, जो लिखा उसके बाद बचता क्या है। लेकिन राजनीति में सब कुछ बचा रहता है, अंत में क्या हो जाता है यह किसी को पता नहीं चलता है। तो चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर, जयंती पर एक तस्वीर लगाई और लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे। क्या कहते थे? जुर्म करो मत। मतलब चिराग कह रहे हैं, मैं जुर्म नहीं कर रहा हूं, जुर्म सहो मत। तो न मैं जुर्म कर रहा हूं, न मैं जुर्म सहने को तैयार हूं। जीना है तो मरना सीखो। सिर्फ शेयरिंग की बात हो रही है। जीना है तो मरना सीखो, मतलब यदि हक ना मिले तो मर जाओ, फिर जिंदा हो जाना। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो चिराग क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की धमकी है और इसका प्रभाव क्या होगा? क्योंकि 100-100 सीटों से कम जेडीयू बीजेपी नहीं लड़ेगी, यह बात तय है। और जब चिराग पासवान ने यह बात कही तो जीतन राम मांझी कैसे चुप रह जाते? 7-8 सीटों की बात हो रही थी। चिराग पासवान के बारे में कहा जाने लगा कि 25 से 28-30 की बात भी होने लगी, उस पर भी वे राजी नहीं है। तो जीतन राम मांझी ने भी एक कविता लिखी, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। तो अजीत जी, यह दृश्य है एनडीए का। और देखिए, परसों से मतलब 10 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा पहले चरण का, और उम्मीदवार, सीटें, बीजेपी की भले मीटिंग हो रही है चुनाव समिति की, तो चिराग पासवान क्या करेंगे, जीतन राम मांझी कितने पर मान जाएंगे, उधर मुकेश सहनी मानेंगे नहीं मानेंगे। और माले की जिद भी सामने आ गई है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी है। आज राजेश राम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए हैं कि उन्हें दलित होने का कितना अपमान सहना पड़ा है। आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो सबसे पहले ये दिलचस्प है कि भाई ये तो बिहार
दिनकर की भूमि है तो लोग कविता पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। उन दिनकर की ही कविता को उन्होंने अपने तरफ से अपनी तरह से बदल करके कहा। भाई उन्होंने जब भगवान कृष्ण गए थे प्रस्ताव लेकर के पांडवों की तरफ से, तो उन्होंने 5 ग्राम मांगे थे कि दे दो जी केवल 5 बिल्कुल। ग्राम। तो इन्होंने कहा कि 15 ग्राम दे दो, आधा तो क्या चाहिए, 15 चाहिए इनको, 15 सीटें चाहिए हैं, तो हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे, मतलब हम लड़ेंगे नहीं, हथियार नहीं उठाएंगे, आप लोग परिजन है, परिवार है। देखिए वो सरेंडर तो एक लेवल पर हुआ ही ना, जब वो कह रहे थे कि हमको बिल्कुल। 15 से 20 दीजिए और नहीं तो हम 100 लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कोई नहीं लड़ेंगे, हमको 15 से 20 15 दीजिए, नहीं तो हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे। एक तो कोशिश ये नहीं करेंगे। एक उन्होंने एक अपनी पीड़ा व्यक्त की है और अपना अपनापन भी दिखाया है कि हम परिजन मान रहे हैं आपको और हम हथियार नहीं उठाएंगे, हमको 15 ग्राम चाहिए है। ये जीतन राम मांझी है। हाँ, जीतन राम मांझी कि हम परिजन मान रहे हैं आपको, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हमको हम्म, मान्यता चाहिए, प्रदेश स्तर के पार्टी की मान्यता चाहिए, जिसके लिए हमको 6% वोट चाहिए है, तो हम ज्यादा सीट लड़ेंगे तो हमको मान्यता मिलेगी। ये एक लाइन लेकर के वो चल रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब इसके बाद तो जो एक कविता है दिनकर की, ज्ञानेश्वर जी, इसके बाद तो संग्राम की बात होती है। इसके बाद तो बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। ये जब नहीं माना जाता है, नहीं मानी जाती है बात, और 5 ग्राम के बदले दुर्योधन कहता है कि हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, तो भगवान लौटते हैं ये कह के कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया के मरण होगा। तो पता नहीं माझी जी उसके लिए तैयार हैं या नहीं, याचना की जगह वर्ण करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो ये बिल्कुल। उन्होंने जो कही है, ये बात, इसको चिराग पासवान से आपने जोड़ के ठीक ही देखा कि जब जब उन्होंने सुन लिया कि चिराग पासवान की बातें होने लगी 25 की, 28 की, 30 की, सब मान मनोबल करने लगे और इनके साथ 7-8 सीट की बात हो रही है, तब ये भी तने हैं। और एक बिल्कुल। जानकारी ये भी है, आपको तो खैर सब जानकारी होगी ही, एक जानकारी ये भी है कि जब भी तमते हैं, जब भी चिराग कोई टेंट्रम दिखाते हैं, चिराग कब जब कोई नया नया दावा करते हैं या जिद करते हैं, तो जेडीयू की तरफ से जीतन राम मांझी को कहा जाता है कि आप भी बन जाइए। तो जी। जीतन राम मांझी भी उस, ये है कि कहीं ना कहीं से उनकी चाबी भरी गई है जनता दल की तरफ से, जनता दल यू की तरफ से, कि आप भी अड़िए भाई, आपके पास जो हम लोग कल कह रहे थे सेम बात है कि आपके पास भी 3% वोट है, अगर उनके पास बिल्कुल। 5% है, तो एक आदमी को 25, 27, 28, 30 और 5 लोकसभा की सीट, और आपको 1 लोकसभा और 7-8 विधानसभा कैसे चलेगी? तो आप भी अड़िए। तो जीतन राम मांझी अड़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं, हम वो भी डबल डिजिट के लिए जाने लगे, और उन्होंने जी। अपनी शर्त भी रख दी कि हम जो सीटें हैं हम अपनी छोड़ेंगे नहीं, नई सीट हमको चाहिए, बिल्कुल। हम अपनी पुरानी छोड़ेंगे नहीं। तो ये वो इस बात को लेकर के अड़ गए। एक बात ये है, अभी जो हमारी जानकारी है, संभवतः आप, या आप हमको करेक्ट करिएगा, आज शायद सुबह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ललन सिंह से मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी की। तो उस मंत्रालय में कोई ऑफिशियल मीटिंग्स के दौरान हुई है, तो आजकल तो सारी ऑफिशियल चीजें राजनीतिक ही हैं, बिल्कुल। तो जी। वहां कहीं ना कहीं इस बात की मतलब इस बात पर चर्चा हुई है। और अपना ये पहले माना जा रहा था, पहले तो यही माना जा रहा था ना कि जीतन राम मांझी जेडीयू के कोटे में है, तो जेडीयू के कोटे में है, तो उनके लिए जेडीयू ने 8 सीटें और 6 सीटें तय कर रखी थी कि 8-6 आपको देंगे और 106 हम लड़ेंगे, 120 हमारी सीट है, बिल्कुल। 123 बीजेपी ले ले, और उसमें से 22 या 23 जो देना है चिराग पासवान को दे, 100 101 जो लड़ना है अपना लड़े। जब तक इस फॉर्मूले पर बात हो रही थी कि 120 123 और अपना 123 में बीजेपी उनको बांटे, तो बीजेपी ने उनको 22 सीट का प्रस्ताव दिया था, इसीलिए 22 सीट का प्रस्ताव दिया था कि बीजेपी 101 लड़ेगी और चिराग जी। पासवान 22 सीट लड़े। चिराग पासवान इस पर भड़के हुए हैं, वो नहीं राजी हो रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला चल जाता ज्ञानेश्वर जी की वो 22 पर राजी हो जाते, तो इधर इधर जीतन राम मांझी भी 8 सीट पर राजी हो जाते और बड़ी सहज रूप से ये सब पंचायती हो जाती। लेकिन बिल्कुल। अब वो राजी नहीं है, तो बीजेपी 100 से तो नीचे नहीं आएगी ना, उनको ज्यादा सीटें देने के लिए बीजेपी 100 से नीचे नहीं आएगी। तो फिर जेडीयू का मामला है, अब जेडीयू के लोग एकदम हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि नहीं आप बात करिए, निपटिए। एक खबर ये भी है हमको, ये भी मतलब पटना की ही खबर है, पटना के ही लोगों ने खबर दी कि पहली जो औपचारिक मुलाकात हुई ललन सिंह की संजय झा से, जिसके बाद वो जीतन राम मांझी से मिले और उसके बाद वो उपेंद्र कुशवाहा से मिले, उसके बाद रात में भी शायद कहीं बैठक हुई, मीटिंग हुई या बातचीत हुई, जिसमें जेडीयू के लोग एकदम फेडअप हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई चिराग पासवान जाते हैं तो चले जाएं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे सीट। मतलब जेडीयू का स्टैंड है, मतलब ये पूरा एनडीए का स्टैंड नहीं है, बीजेपी का भी स्टैंड नहीं है, ये जेडीयू का स्टैंड है कि छोड़ते हैं तो छोड़ दें। और दूसरी तरफ चिराग पासवान का स्टैंड है कि भाई हम बीजेपी के कहने पर सारी चीजें स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी ने हमको कहा कि नीतीश कुमार के साथ टाई अप करना है तो हम राजी हुए, हम साथ चलने को राजी हुए, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी ने, जेडीयू ने हमारी पार्टी तोड़ी थी, तो हम साथ चलने को तैयार हो गए बीजेपी के कहने से। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार को चेहरा मान के चलना है, हम वो भी तैयार हो गए। बीजेपी ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, हम वो भी तैयार हो गए। तो हमारी भी बात मानी जानी चाहिए।
हमारे जी पसंद सीट मिलनी चाहिए है और नंबर्स इतने होने चाहिए हैं कि एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो हमारी छवि है, 5 एमपी वाली पार्टी की जो छवि है वो भी बची रहे। तो ये उनका बिल्कुल। कहना है और जेडीयू का कहना है कि भाई हमारी से तो कोई बात नहीं है, आप बीजेपी हैंडल करें उनको और हम हम्म इतनी सीटों से कम नहीं आएंगे। हम्म जीतन राम मांझी का कहना है कि अगर उनका बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा, अगर वो भी कम रहेंगे तभी हम भी कम रहेंगे। बिल्कुल और सही बात। उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनका भी यही कहना है और औपचारिक बातचीत में उन्होंने भी कहा कि भाई सब कुछ चिराग पासवान के साथ इंटरकनेक्टेड है, लोजपा के हम्म साथ इंटरकनेक्टेड है। लोजपा की सीटें तय हो जाए, उनके नंबर्स तय हो जाए, फिर उसके बाद बाकी लोगों का तय होने में कोई दिक्कत नहीं। एक हम्म अच्छी बात यह है ज्ञानेश्वर जी की ये पोजीशनिंग भले जितना भी करें कि मतलब जीने के लिए मरना सीखो और लड़ना जीतने के लिए लड़ना सीखो, तो हम्म वो अभी अभी वो औपचारिक रूप से इस इतनी दूर तक नहीं खींच रहे हैं कि एनडीए के टूटने बिखरने की नौबत आ जाए या एनडीए से अलग होने की बात आ जाए। और जी आप देखिए ये जो जो चर्चा चल रही थी जो मैं प्रशांत किशोर के साथ जाने की, कल तो मीडिया वालों ने ऐसा नरक मचाया दिल्ली में कि 100 लोगों के फोन आए होंगे हमारे पास ये पूछने के लिए कि क्या प्रशांत किशोर उनके साथ तालमेल कर रहे हैं। हमने बिल्कुल। हमने फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि कोई तालमेल नहीं करेंगे, उनके यहाँ तालमेल तभी होगा जब ये अपनी पार्टी मर्ज करने जा करके इनके वो अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। और जी आज प्रशांत किशोर ने कह भी दिया, आज उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये लोग आपस में अपनी दुकान अपना वो चलाने के लिए कि बाद में कैसे लूटें बिहार को, इसके लिए ज्यादा ज्यादा सीटें सबको चाहिए। हम हम्म 243 सीट लड़ेंगे और हमारा स्टैंड क्लियर है, हम कल अपना कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। तो उन्होंने हम्म साफ कर दिया कि हम कोई तालमेल करने नहीं जा रहे। मतलब रास्ता उधर उन्होंने अपनी तरफ से बंद कर दिया। इधर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। चिराग पासवान के साथ तो ज्यादा समस्या है कि वो इंडिया ब्लॉक में नहीं जा सकते हैं। मुकेश जी सहनी के साथ अब ये भी एक बात है, ये भी एक चर्चा है कि मुकेश सहनी की जो पहले बात हुई थी उस आधार पर जेडीयू के लोग एकदम आशान्वित हैं कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ सकते हैं। उधर भी हम्म जितनी सीटें मिल रही उधर भी बहुत ज्यादा, आप 35 कह रहे हैं और उनके। देखिए जब आप मुकेश सहनी की बात कर दिए तो आज अजय निषाद को भाजपा में फिर से वापस आ जाने का न्योता मिल गया है। आज बताइए। अजय निषाद को और देखिए चिराग पासवान की जिद की बात कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज की सीट हाँ चाहते हैं, हाँ वह सीट बीजेपी से लेनी है। लेकिन चिराग पासवान इस बात के लिए भी एडिंग है कि मुझे महनार की सीट चाहिए जहां बिल्कुल। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को लड़ाया जाना है। हाँ और बिहार में कुशवाहा राजनीति की महीन धार। अब सोचिए किसी कुशवाहा का टिकट काटना और वह भी प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष का, अध्यक्ष। हाँ तो जेडीयू के लिए कितना दुष्कर है, कितना दुष्कर है, बहुत ही कठिन। फिर वैशाली में किस कुशवाहा को लड़ाएंगे, जेडीयू के पास सीटें कहाँ हैं, मुजफ्फरपुर में कहाँ लड़ाएंगे। तो इस तरीके से जो जाति की छाती है ना, वह भी अब चिराग पासवान के तो अपने उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान कर रहे हैं मुझे विस्तार करना है, चिराग पासवान कर रहे हैं आगे उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए अभी यहीं रुक गए तो फिर आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। जो कार्यकर्ता हमने तैयार किए वे निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। तो मजा तो सिर्फ नीतीश कुमार ले रहे हैं। ठीक बात कह रहे हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी जब सब लोग हम लोग तमाम लोगों को ऐसी फीडबैक मिल रही थी और हम लोग नहीं कह रहे थे लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। सब लोगों ने तो उनका समाधि लेख तैयार कर लिया नीतीश कुमार का कि वो विदा होने वाले हैं, समाधि लेख की पीएफ जिसको बोलते हैं वो लिख लिया गया है। और सब लोग कह रहे थे कि अरे वो क्या बार्गेन करेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी के सब नेता बीजेपी के साथ मिल गए हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं। आज का जो स्टैंड है ज्ञानेश्वर जी, सबसे ज्यादा तन के जो पार्टी बात कर रही है वो जेडीयू। जेडीयू ने साफ कह दिया कि हम सीटें अपनी कम नहीं करेंगे, एक बात है। और दूसरी बात कि हम अपनी सीट नहीं देंगे चिराग पासवान को। ये एक बड़ा भारी पेंच होने वाला है। नहीं तो जब जेडीयू सीटें नहीं देगी तो सीटें निकलेगी कहां से? सवाल वो तो यह भी है ना। देखिए उस पर बीजेपी हम आ तो रहे हैं। सीटें कर चुकी है, बीजेपी कहां से सीटें निकालेगी? नहीं, उस पर हम आ रहे हैं, उस पर हम आ रहे हैं। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। सीटें हाँ नहीं देंगे से मतलब है जो सीटें प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। जैसे जेडीयू ने कहा कि हम मटियानी नहीं देंगे, जी हम मटियानी नहीं देंगे। और हम्म, इसकी चिराग पासवान की एक ये भी बड़ी जिद है। अब पता नहीं आप भी जान रहे होंगे कि किस वजह से ऐसी जिद पकड़ते हैं वो गायघाट सीट के लिए। तो जो गायघाट के जो उम्मीदवार हैं, जो जिनके साथ मारपीट की खबर है, वो पुराने जेडीयू के पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार के साथ राजनीति की हुई है और यादव समाज से आते हैं, उनके लिए वो सीट मांग रही है जेडीयू। और ये अड़े हुए हैं चिराग पासवान उस सीट के लिए, कोमल सिंह के लिए। तो गायघाट की सीट हम नहीं छोड़ेंगे, जेडीयू कह रही है। मटिहानी हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी कह रही है। चकाई पर भी अभी मामला अटकाई हुआ, बहुत क्लियर नहीं हुआ है मामला। चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि अगर सुमित आ जाते हैं हमारे साथ, लोजपा में आ जाते हैं, लोजपा के टिकट पर लड़ते हैं, तो एक बड़ा पुराना ओल्ड डिस्प्यूट सेटल होगा। नरेंद्र सिंह और चिराग पासवान के बीच का, माफ करिएगा, रामविलास पासवान के बीच बड़ा बहुत तनातनी वाले भी संबंध रहे कई बार।
तो वो है कि अगर नरेंद्र सिंह के बेटे हमारी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे तो एक ईगो सेटिस्फाई होगा, तो वहां भी पेच है। तो ऐसी सीटें जो प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, वो सीटें जेडीयू नहीं छोड़ना चाह रही है। अब जो आपने कहा कि सीट कहां से निकलेगी, उसमें एक ये है कि बीजेपी जेडीयू ने जो सर्वे कराए, 3 राउंड के सर्वे पहले हुए थे और 3 राउंड 6 राउंड के सर्वे हुए, और एक सर्वे के बाद तो कहा था हमको संजय झा ने कि हम लोगों का 15 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त है और हम लोग को बहुत आगे है, अहेड है हम लोग तमाम सर्वे में। ऐसी सीटें आइडेंटिफाई कर ली गई 160-70 सीटें ज्ञानेश्वर जी, जो जेडीयू बीजेपी बांट लेंगे आपस में। और ये सारी लड़ाई आपने भी एक जानकारी दी थी, अभी समय उसको शेयर नहीं किया जा सकता उस जानकारी को, लेकिन ये पूरा प्रयास है जेडीयू बीजेपी का कि इन्हीं दोनों पार्टियों को मिलाकर के 130-40 सीटें आ जाए, 140 सीट आ जाए, पूर्ण बहुमत से ज्यादा इन दो पार्टियों को आ जाए। तो जो सबसे अच्छी सीटें हो सकती हैं वैसी 160-70 सीटें तय करके और दोनों पार्टियों ने आपस में बांट लिया है। अब इसके बाद जिनको बी ग्रेड की सीट कहते हैं, उस बी ग्रेड की सीट्स में से जो है सबको देने की बात है, उसमें चिराग पासवान को उसी में की ज्यादा सीटें तय की गई हैं देने के लिए। इस फैक्ट को आप चेक करिएगा। कल कहा है चिराग पासवान की पार्टी के, संभवतः उनके बहनोई ने या किसी दूसरे एमपी ने, हम समझ नहीं सके जिससे बात हो रही थी हमारी, उसने कहा कि अभी तो जो सीट ऑफर कर रहे हैं ये सीट हम लोग लड़ जाए तो 5 सीट जीतना मुश्किल है इसमें से। अच्छा, और ऐसी सीटें चुन करके ये लोग हमको दे रहे हैं जहां सीधी लड़ाई हमारी माले से हो जाए। तो माले के साथ लड़के हम कैसे जीतेंगे? उसका इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट है, माले के साथ लड़के कैसे जीतेंगे? या जो ट्रेडिशनली कमजोर सीटें हैं, लालू यादव की मजबूत सीट है, स्ट्रॉन्ग सीट है, वहां हमको कह रहे हैं कि लड़ जाओ। तो ऐसी सीटें हम लेकर के क्या करेंगे? हमको कुछ तो विनिंग सीट चाहिए, हम डबल डिजिट में रहें। तो एमएलसी भी जो आपने कहा वो बात ठीक थी कि एमएलसी पर नहीं बात कर रहे हैं, चूंकि एमएलसी तो कह रहे हैं कि हम सीट ही जीत जाएंगे, पहले तो सीट दो हमको। ऐसे एमएलसी पर इन लोगों की नजर है। किसी के साथ अनौपचारिक बातचीत में इन लोगों ने कहा कि एमएलसी ले लेते हैं। मान लीजिए कि जीतन राम मांझी सिकंदरा सीट छोड़ने के लिए किसी हाल में राजी नहीं है कि हम नहीं छोड़ेंगे सिकंदरा, तो फिर कहां से लड़ेंगे अरुण भारती? तो ये एक रास्ता है कि एमएलसी की एक सीट बाद में अगर ले ली जाए तो जरूरत पड़ने पर हम उस रास्ते से इनको भेज करके अगर कोई बड़ा पद मिलता है तो दे दें। लेकिन उसके लिए तो पहले क्वालिटी सीट की बात है। नंबर ऑफ सीट्स पर तो मान भी जाए, लेकिन जिस तरह की सीटें छांटी हैं जेडीयू ने उनके लिए, उन सीटों पर लड़के उनका कुछ भी भला नहीं होना है। तो वो परेशान ज्यादा इस बात को लेकर के हैं कि जेडीयू के बीजेपी के कहने पर हमने जेडीयू की सारी बात मान ली, और अब जेडीयू ऐसी सीटें निकाल करके हमारे लिए दे रही है और बीजेपी उसमें कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी कह रही है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को। एक ये भी बात है, ये प्रस्ताव भी उनके साथ डिस्कस हुआ है कि जो सीटें बीजेपी भी 3 सीट संभवतः उनके लिए निकाल रही है, 3 या 4 सीट, उस पर उम्मीदवार कह रही है बीजेपी हम देंगे। तो ये हाँ वही कि भाई अब कह रहे कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। अब पता नहीं ये हम उतनी बारीकी में नहीं गए सीट वाइज, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पास गिनती की सीटों के उम्मीदवार है। ज्यादातर सीटें जो वो मांग रहे हैं वहां उनके पास बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है। तो बीजेपी कह रही है कि 3 सीटें हमारा उम्मीदवार लड़ा लो। बीजेपी जेडीयू को भी कह रही है ज्ञानेश्वर जी, इस बात का ये तो आपको पता ही होगा, जेडीयू को भी कह रहे हैं कि भाई आपका तो 45 ही एमएलए है और आप अगर 102-3 सीट लड़ रहे हैं तो लगभग 60 सीटें आपकी खाली हैं। तो वहां हमारे भी कुछ 10-12 कैंडिडेट अच्छे हैं, उनको एडजस्ट कर लीजिए, आप अपनी पार्टी के टिकट से लड़ा दीजिए। ये बातें भी हो रही हैं जी। ये एनडीए की बात हम सम अप करेंगे ये कह के ज्ञानेश्वर जी कि उसमें ऐसा लग रहा है कि जेडीयू बीजेपी में परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया है। दोनों में बहुत तालमेल हो गया है, दोनों अपनी सीटें बांट चुके हैं और कुछ बी सी ग्रेड की सीटें लेकर के वो लोग बैठे हैं। देखिए जीतन राम मांझी में ज्यादा समस्या नहीं है, उनकी सीटें आइडेंटिफाइड है। 4 तो पिछली बार जीते थे, वो तो उनको मिल ही रही है 4 सीटें। वो अतरी मांग रहे हैं लेकिन वो सीट संभवतः उनको नहीं मिलेगी। वहां सीट जो है वो आपने कल ही ये बात कही थी और आज इस बात की किसी ने और ने पुष्टि की कि वहां शायद चंद्रवंशी को ये लोग अतरी से जेडीयू अपना लड़ाएगी। और गया जिले में 3 सीटें ऑलरेडी है। ये भी आपने कहा, इसको भी कंफर्म किया मांझी के ही किसी व्यक्ति ने कि भाई ऑलरेडी 3 तो हम लोग लड़ ही रहे हैं वहां, तो वो छोड़ देंगे। सिकंदरा नहीं छोड़ेंगे, अतरी पर दावा नहीं करेंगे। उनकी आइडेंटिफाइड है 7-8 सीटें उनको मिल जाएंगी, जिसमें वो मान के चल रहे हैं कि 4-5 हम जीत जाएंगे और बाद में आके जो होगा उसमें जो भूमिका बनेगी वो भूमिका अपनी वो निभाएंगे, सरकार में भूमिका निभाएंगे। उनको अपने बेटे को ही मंत्री बनाना है, बाकी किसी को तो मंत्री बनाना नहीं है। तो वो इस बात से संतुष्ट है। उपेंद्र कुशवाहा का मामला जरूर थोड़ा अटक रहा है, लेकिन उनके साथ उनको जो कमिटमेंट है जो किया गया है वो ये है कि राज्यसभा कंटिन्यू हो जाएगी और अगला कैबिनेट की रिसफल जिस दिन होगा आप मंत्री बन जाएंगे, भारत सरकार में मंत्री हो जाएंगे। तो उनके साथ उस आधार पर सीटों की संख्या को लेकर के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। खबर ये आ रही है कि 10 सीटें उन्होंने मांगी है, 10 सीटें मांगी है और 10 सीटें मांगी है तो भाई बातचीत तो हो ही जाएगी।
और 10 सीटों के नाम भी आ रहे हैं कि 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा ने कौन कौन सी मांगी है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर है कि उन्होंने मधुबनी की सीट मांगी है, संभव अच्छा। है माधव आनंद के लिए मांग रहे हूँ। हाँ हाँ। उजियारपुर की सीट मांगी है, प्रशांत पंकज के लिए मांग रहे हूँ। महुआ की सीट मांगी है, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। दिनारा की सीट मांगी है, वहां आलोक आलोक सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। हम्म, ओबरा, अब ये देखिए महुआ और ओबरा दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इस पर परिवार के कोई सदस्य। अब कुर्था की सीट मांगी है, वहां पप्पू वर्मा की चर्चा है। गोह की सीट मांगी है, वहां रणविजय सिंह की चर्चा है। सुल्तानगंज की सीट मांगी है, नहीं पता मुझे। शेखपुरा की सीट मांगी है, राहुल कुमार या जितेंद्र नाथ। और बाजपट्टी की चर्चा है। तो ये 10 सीटें इन्होंने मांगी है और अब 10 सीटों में अब बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, तो बातचीत हो ही जाएगी। हाँ, उनके साथ दिक्कत उनका पूरा इंटरकनेक्टेड है। अगर वो बैठे हैं आराम से, वो भी मतलब दूसरा व्यक्ति जो नीतीश कुमार के बाद जो निश्चिंत बैठे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा है। उनकी जी। केमिस्ट्री बनवा दी है, उनका ईगो सेटिस्फाइड हो गया है। पवन सिंह को ले आकर के उनके पैर छू लिए हैं पवन सिंह ने। वो अपने एक अच्छी स्थिति में है। दिनारा की सीट वो मांग रहे हैं। हम लोग पहले से कह ही रहे थे कि अपने लोगों के लिए, ये हम लोग बार बार कहते हैं कि अपने जो लोग हैं, जो उनके वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, डिवोटेड लोग हैं, उनके लिए जरूर वो अड़ते हैं, लड़ते हैं। तो इसमें उनके लिए मांग ही रहे हैं सीट, उन सब लोगों के लिए शेखपुरा मांग ही रहे हैं, दिनारा मांग ही रहे हैं, उजियारपुर मांग ही रहे हैं, मधुबनी मांग ही रहे हैं। तो ये सीटें अपने मांग रहे हैं, अपने बहुत जो कोर टीम है उनकी, पुरानी टीम उनकी पार्टी के लोगों की, तो उसके लिए मांग रहे हैं। वो निश्चिंत है। जीतन राम मांझी भी कुछ हद तक निश्चिंत है। उनको लगता है कि 8 सीटें मिल जाएंगी, अपना उसमें से 5 सीट भी जीत गए तो ठीक है, 8 सीट मिल जाएगी। अगर 9वीं सीट मिल गई तो ठीक है, बोनस है। नहीं तो वो उनको अड़ाया गया है कि चिराग पासवान को डाउन किया जाए, 25-30 के नीचे ले आया जाए कि भाई आप जब बढ़ते हैं तो मांझी भी बढ़ते हैं। और दोनों में कितना फर्क करिएगा, 3% और 5% वोट में। तो अभी एनडीए का सारा दारोमदार चिराग पासवान के ऊपर आ गया है। वो कितनी सीटों पर मानते हैं, किस तरह से मानते हैं। कुछ सीटें उनके पसंद के लायक छोड़ी जाती हैं या नहीं छोड़ी जाती हैं। ये आज की रात ये सब चीजें निपट जाने की खबर है। बीजेपी के जो हमारे सोर्सेज हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ, और उनका कहना है कि आज रात में बात होगी। अभी आज तो नहीं निपट पाएगा, आज रात तक निपट जाएंगी चीजें। कल हो सकता है कि ये लोग अपना पब्लिक करें कि हमारा क्या अलायंस हो रहा है। तो चलिए इंडिया ब्लॉक की ओर चलते हैं, वहां भी तनातनी है। और अब तो माले भी कह रही है कि 30 सीटें चाहिए। और जब माले कह रही है तो सीपीआई सीपीएम भी कहेगी। मुकेश सहनी का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है और कांग्रेस की बात वहां तक पहुंच गई है। 52 से 55 तक में बात बन सकती है सीटों की। जो एक क्वालिटी सीट की बात हो रही है, इस बात तो हर जगह क्वालिटी सीट की बात हो रही है। तो लेकिन आरएलजेपी से बनता हुआ रिश्ता टूट गया है, उसे भी समझना होगा कि सूरजभान सिंह ने क्यों ऐलान किया और कैसे ऐलान किया। क्या इसके पीछे और भी कोई रणनीति है कि जहां जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार होंगे वहां उम्मीदवार दिए जाएंगे और उन्हें हराया जाएगा। देखिए, ये 2020 दोहरा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग पासवान ने अपने हर जगह उम्मीदवार उतारे, इस बार पर्दे के पीछे से अब डोर कहां है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं से कठपुतलियां नचाई जा रही हैं और चिराग पासवान के लिए इस बार उनको एक्सपोज करने की एक योजना पर्दे के पीछे से चल रही है। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं, तो वो अपने उस हिसाब से पोजीशनिंग करेंगे। तो वो जो चिराग, उनका पशुपति पारस का जो मामला है, उसमें कई दूसरे कारणों से भी, जैसे एक तो ये आपने कह दिया, इनका सूरजभान का मामला है, उनकी पसंद की सीट उधर नहीं हो रही होगी, या एक राजा पाकड़ की सीट भी फंस रही थी। राजा पाकड़ की सीट पर भी कांग्रेस कैसे छोड़े, कांग्रेस पार्टी। अब एक इंडिया ब्लॉक में हमारी कल बात हो रही थी पटना में, तो हमको ये समझा रहे थे लोग कि भाई कुटुंबा सीट पर राजेश राम है, आरजेडी वहां दावा कर रही है। मखदूमपुर सीट पर माले को दिया जा रहा है। देखिए वो जो कुटुंबा है वो माले को दिया जा रहा है और राजा पाकर तो कांग्रेस नहीं छोड़ रही थी। तो फिर बात हुआ था पातेपुर, पशुपति पारस स्वयं लड़ ले। अलौली की सीट छोड़ने से मना कर दिया था सीधे सीधे तेजस्वी यादव ना। तो अब वही है। तो ये नहीं, हम वो ये था कि अगर राजेश राम है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो चमार जाति से आते हैं। राजा पाकड़ सीट पर चमार जाति का एमएलए है और मखदूमपुर में भी चमार जाति का एमएलए है। अगर ये तीनों सीटें डिस्टर्ब होती हैं, सतीश पासवान है, माफ कीजिएगा, मखदूमपुर में सतीश हो सकता है, संभव। देखिए मैं ही कर, मतलब हम भी चेक नहीं किए। मानिए जो भी हैं वो पासवान तो नहीं है, पासवान तो हाँ, तो ये मतलब पासवान है जी। चलिए जो भी है, हो सकता है आपकी बात सही हो। हम चूंकि हमको पटना से किसी आदमी से बात हो रही थी तो वो समझा रहे थे, तो ये समीकरण डिस्टर्ब करना ये लोग नहीं चाह रहे हैं। चूंकि ये एक वोट है जो वोट इंडिया ब्लॉक मान के चल रहा है कि हमारे साथ रहेगा। दलित में जो 5% वोट का ये सेगमेंट है, ये हमारे साथ रहेगा। तो ये मान के चल रहे हैं लोग, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं।
और ये जो रोए राजेश राम, वो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग उसका वो एक परिघटना है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश की, जूता फेंकने का प्रयास किया, जिसको रोक लिया गया और चीफ जस्टिस ने ऐसी उदारता दिखाई, सचमुच बुद्ध का जो बिल्कुल क्षमा का जो होता है वो उन्होंने क्षमा का इतना बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा कि हम कंप्लेन ही नहीं करेंगे। उसी समय वो व्यक्ति जी छूट गया, देश के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला करने की हम्म, कोशिश करने वाला व्यक्ति उसी समय वो अदालत से रिहा हो गया। और आज देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि वह व्यक्ति बैठ करके और नायक की तरह इंटरव्यू दे रहा है और चैनल वाले जाकर के हीरो की तरह उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। कोई शेम नहीं कर रहा है, कोई उसको उसकी आलोचना नहीं कर रहा है। आलोचना होनी चाहिए है, कोई बाइकआउट होना बिल्कुल चाहिए, कोई व्यक्ति उसका बिल्कुल नहीं करे उस व्यक्ति का इंटरव्यू जिसने न्याय बिल्कुल के मंदिर में सबसे बड़े न्यायमूर्ति के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। जी राजेश राम ने उससे जोड़ दिया कि दलित किसी भी पद पर पहुंच जाए उसके साथ अपमान होता है, उसको अपमान झेलना होता है। तो ये बड़ी बात है, ये अपील करके ये बात अगर इस बात को ये लोग ले जाएं, इशू को नीचे तक ले जाएं, तो ये बीजेपी के लिए बड़े बड़े खतरे का संकेत हो सकता है कि वो उनके साथ जो दलित वोट आ रहे थे उत्तर प्रदेश में मायावती के कमजोर होने से या बिहार में जो अपना समीकरण था वो नुकसान हो सकता है उसका, क्योंकि आइडेंटिटी में अब उनका उभार होना बाकी है अस्मिता की राजनीति में। तो राजेश राम ने रो करके एक अपने को तो ये स्टैब्लिश के आइडेंटिफाई किया उस कास्ट की पॉलिटिक्स के साथ। खैर ये छिपक की तरह एक प्रसंग आ गया था। मुकेश सहनी के लिए ये है कि वो 24-25 सीटों पर हमको हमको कह रहे हैं लोग कि मान जाएंगे, लेकिन 24-25 सीटें भी ज्ञानेश्वर जी कैसे मिलेंगी? 24-25 सीटों के लिए भी तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा और सीपीआई एमएल के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी 24-25 सीटें चाहिए। वो किसी भी हाल में सीपीआई एमएल वीआईपी से कम सीट नहीं लड़ना चाहती है। उनका कहना है कि भाई हमारे पास हमारा तो इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट है, हमारे जीतने का इतना बढ़िया रेशो है और हम समूचे गठबंधन को फायदा पहुंचाएंगे, तो आप हमारी सीटें क्यों कम कर रहे हैं आप? अच्छा, वो ऐसी भी उनको सीटें उन्होंने कहा था, जैसे हम लोग के साथ बातचीत में लाइव सिटीज में, कि 20 से 25 जिलों में लड़ना चाहते हैं। तो बड़ा कैलकुलेटेड वो था, बयान था। ये ऐसा नहीं है कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य हवा में कोई बात कर रहे हैं, जैसे बिहार के सारे नेता कह रहे थे कि कोई 60 मांग रहा था, कोई 70 मांग रहा था, कोई 80 मांग रहा था, कोई 43 से 133 के बीच मांग रहा था। ऐसी बातें नहीं करते हैं दीपांकर भट्टाचार्य। उन्होंने कहा 20 से 25, इसका मतलब 25 जिलों का मतलब। हमने पूछा तो खैर वो इस बात को टाल गए कि हर जिले में एक एक लड़ेंगे। अगर उस संख्या से भी देखें तो 25 सीटें बनती हैं उनकी। तो अभी भी वो 24 से 25 सीट मांग रहे हैं और वीआईपी के बराबर या उससे ज्यादा सीट लड़ना चाह रहे हैं। तो अगर 24-25 दोनों आते हैं तो 50 सीटें तो इन्हीं की हो जाएंगी। बिल्कुल। तो 50 सीट हम लोग मान लें कि उनकी हो रही हैं, तो कांग्रेस की तो 100 सीटें इनकी हो जाएंगी। तो उसके बाद 143 सीट बची, उसमें सीपीआई है, सीपीएम है और आरजेडी है। और सीपीआई है, सीपीएम है, आरजेडी है और हेमंत सोरेन को भी कुछ देना है। हाँ, जेएमएम को भी देना है। तो इससे तो 140 135 या उससे भी नीचे आ जाएंगे भाई। दोनों लेफ्ट पार्टियों को तो 10 सीटें पिछली बार मिली थी, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीट मिली थी, दो जीते भी थे उनके। तो 10 में से आप कैसे कम करेंगे? 10 अगर उनका 10 ही मान लें तो फिर 143 से घट के 133 हो गई। 2 मान लें जेएमएम को तो 131 सीट हो। तो ये अगर जो चिराग तेजस्वी यादव 130 सीट, 131 सीट, 132 लड़ने को तैयार हो जाए, तब तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। अगर वो 135 या उससे ऊपर जाएंगे तो कांग्रेस को भी, हम कांग्रेस इसमें 50 मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस 55 से नीचे नहीं आना चाह रही है। 55 से 58 उनको आईपी गुप्ता को भी एडजस्ट करना है। कांग्रेस को अपने ही कोटे से मान आईपी गुप्ता को भी एडजस्ट करना है, तो 2-3 सीटें उसके लिए भी चाहिए। तो वो 55 से 58 मांग रहे हैं। 50 तो हम लोग बड़े अपनी तरफ से जोड़ लिए कि 50 आ गए वो। तो अगर उनका 55 माने, तब तो तेजस्वी यादव के लिए 125 से नीचे आ जाएंगी सीटें। तो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। उनको इस पॉलिटिक्स में, हमने कल भी कहा था कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में आपको अपनी पावर दिखानी होती है कि आप हर हाल में सत्ता का नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। तेजस्वी यादव को यह दिखाना है। 125 सीटें लड़ेंगे तो ये नहीं जाएगा मैसेज भाई। 125 और दूसरी तरफ जो बाकी पार्टियां वो 118 लड़ रही हैं, तो वो मैसेज नहीं जाएगा। ये इनको 130 के ऊपर, 135 के ऊपर रहना है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को अपनी 2-3 सीटें और कम करनी होंगी, मुकेश सहनी को भी 2-1 सीटें नीचे आनी होंगी और सीपीआई एमएल को भी तैयार करना होगा कि आप 20-22 के आसपास आइए। तो ये फॉर्मूला बन सकता है। वहां एल्बो रूम है, अभी भी किसी के पास है नहीं विधायक भाई। मुकेश सहनी के पास एक भी विधायक नहीं है, तो उनको क्या करना है? कांग्रेस के पास, हालांकि तब भी मुकेश सहनी 20 के नीचे आने को नहीं आए, तो अभी 24-25 पर बात करें, वो भी बड़े लिबरल है, तब 24-25।
21 तो कल रात को ऑफर कर दिया गया था, 21 तो कल रात को ऑफर कर हाँ दिया वही गया तो था। 24-25 वो लिबरल है तो 24-25 है उनका। और जी। कांग्रेस के पास संभावना है, क्योंकि कांग्रेस के तो 19 ही विधायक हैं। और हम्म। आपको फिर भी अगर 55 सीटें मिल जाए, 2-3 आप उनको दे दीजिए आईपी गुप्ता को, तभी आपके लिए आप फायदे में हैं। आप इतने बड़े अलायंस बिल्कुल। में 50 से ज्यादा सीट लड़े तो कांग्रेस को इसमें कुछ छोड़ना। और कांग्रेस दबाव की राजनीति जो अभी कर रही है कि हम दिल्ली में बैठक बुला लिए, सीडब्ल्यूसी करेंगे तो सीईसी करेंगे दिल्ली में, हम टिकट के बंटवारे की बात, ये जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी की, वो छोड़ना चाहिए है। हमने सुना राहुल गांधी आ गए हैं, वापस आ गए अपना साउथ अमेरिका का दौरा करके, तो उनको बात करनी चाहिए है तेजस्वी जी। यादव के साथ। और ये कि हम लोग एक बड़ी पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदार पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बिहार में बीजेपी को रोकना, ये कांग्रेस का ज्यादा बड़ा कंसर्न होना चाहिए, ताकि अगले 5 जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, केरल में है और तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, वहां के लिए बीजेपी को का मनोबल कम किया जाए। देखिए उनका बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में जो मनोबल कम हुआ था, वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीत के तो बहुत बढ़ गया है। जी। हालांकि उसके बाद हमको बीजे एक बहुत ही जानकार जो इन लोगों के क्लोज है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के, उनका कहना था कि दोनों के मतलब नरेंद्र मोदी के तीसरे दौर की मुश्किलें शुरू होने के बाद का ये पहला असली चुनाव है, जहां से जो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है, ये जीत बिल्कुल। करके उनको भी अपना मैसेज देना है कि ये जो मुश्किलें तमाम आई हैं, अमेरिका की वजह से आ रही हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम और टैरिफ की समस्या या जो भी समस्या है, इसका समाधान चुनावी जीत है, जनता का मुंह बंद करने के लिए। तो बीजेपी को हर हाल में चुनाव जीतना है और उसको रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस की बड़ी होनी चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव कम थोड़े इस बात से चिढ़ रहे होंगे कि कृष्णा अलावा उनसे बात कर रहे हैं। उनके सही पिता बात है, सोनिया गांधी बिल्कुल। से बात करते थे, उनके पिता सोनिया गांधी से बात करते थे, और इनको कृष्णा अलावरू से बात करनी पड़ रही है। तो राहुल गांधी पहल करें अभी भी, तो ये बात निपट जाएगी। कांग्रेस के पास मतलब सीटों की संख्या ज्यादा है, कांग्रेस छोड़े तो मामला वहां निपट जाए। तो चलिए देखिए, घमासान दोनों ओर है और आज की रात बहुत भारी रात है। देखिए आज रात में फैसले होने चाहिए और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी संभावित थी, अब कल भी होती है या नहीं होती है, हम लोग तो रट जगह कर ही रहे हैं और आपको खबरें बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।